नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, हिंदी की क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला में वर्णों की संख्या, कौन से वर्ण, स्वर, व्यंजन और स्वर का वर्गीकरण। तो आज के खंड में हम लोग बात करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान, सबसे पहली चीज तो यही है कि उच्चारण स्थान से मतलब क्या है कि मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है वह उसे उस अक्षर का स्थान कहा जाता है। यानी मुख के जिस भाग से उच्चारण स्थान की जब हम बात करते हैं तो मुख के जिस भाग से, अभी इसकी भी बात करेंगे, मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है, मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उसे उस अक्षर का स्थान कहते हैं। उसे उस अक्षर का स्थान कहते हैं। अब यहां पर है कि मुख के भाग, तो मुख के भाग हमारा, जब हम कोई वर्ण उच्चारण करते हैं, वर्ण का मूल, जैसे पहले दिन बात हुई थी कि वर्ण का मूल क्या होता है, भाषा का मूल क्या है, वह ध्वनि है। और ध्वनि को निकालने के लिए फेफड़े से वायु को बाहर की ओर निकालते हैं और वो धक्का देकर हमारे कंठ से होते हुए ओष्ठ नासिका से बाहर निकलता है। तो वह वायु कहां कहां स्पर्श करती है, जिस स्थान से उसका उद्गम होता है वही उसका उच्चारण स्थान है। जैसे हम यहां एक कोशिश, कला तो अच्छी है नहीं लेकिन कोशिश की कर रहे हैं। तो ये हमारा मुख कौकल है, यानी ये हमारा आपका क्या है, ये अब यहां पर ये कंठ है, नीचे आएंगे तो ये फेफड़े आपको मिलेंगे, नीचे ये फेफड़े हैं। यहां से वायु जब बोलने को होते हैं तो यहां से वायु बाहर की ओर निकलती है। और मुख के हमारे 6 भाग हैं। मुख के कितने भाग हैं? मुख के 6 भाग। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला, कंठ। मुख के 6 भाग की जब हम बात करते हैं तो पहला भाग क्या है? कंठ। दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दांत, पांचवा ओष्ठ और छठा नासिका। ये मुख के हमारे 6 भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और नासिका। मूलतः यही मुख के 6 भाग से ही हमारे सारे खंड बनते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं तो ये क्या है हमारा? ये हमारा कंठ है, पहला भाग। यहां जब हम ऊपर, मुख के ऊपर के परत पर अंदर का बाहर, जो यहां जेका सामान्य भाषा में कहते हैं घाटी, तो ये जो पोर्शन होता है उसके पास ऊपर का भाग ये तालु कहलाता है। ये क्या है? ये तालु। और आगे ऊपर का आगे का भाग ये मूर्धा कहलाता है। तो ये दूसरा, ये तीसरा। और चौथा है हमारा दांत।
तो दांत यहां पर ओष्ठ के पास में, ये क्या है, ये हमारा दांत पांचवा खंड, और ये क्या है, ये ओष्ठ, ये हमारा छठा खंड, सॉरी पांचवा, चौथा है दांत और पांचवा है ओष्ठ, और ये नासिका, ये क्या है, ये नासिका, ये हमारा छठा खंड। तो ये हमारे मुख कौशल के क्या हैं, विभिन्न अंग हैं, स्वर तंत्र के विभिन्न अंग हैं, या मुख के विभिन्न अंग हैं, कि जिस अक्षर का उच्चारण जिस भाग से होता है उसे उस अक्षर का स्थान, उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं इन मुख विवर के जो विभिन्न खंड हैं, इन खंडों के, तो हम एक क्रम से चलते हैं। पहले हम स्वर का उच्चारण स्थान देखते हैं, फिर व्यंजन का देखते हैं, और फिर स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम एक साथ उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात किसकी करने चल रहे हैं, सबसे पहले हम बात स्वर की बात करेंगे, कि जो स्वर हैं उन स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा, कहां पर है। तो पहला आपका आता है ह्रस्व और दीर्घ आ। ह्रस्व और दीर्घ आ का उच्चारण स्थान कहां पर है, कंठ है। यानी कंठ में आपके आ, ह्रस्व और दीर्घ आ गए। फिर उसके बाद ह्रस्व और दीर्घ ई आता है। ह्रस्व और दीर्घ ई कहां से है, तालु। तो तालु में आपके कौन से आ गए, ई, ह्रस्व और दीर्घ। फिर ऊ आता है आपका, ह्रस्व और दीर्घ ऊ, ये कहां से है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ओष्ठ में आपका क्या आ गया, इसमें ह्रस्व और दीर्घ ऊ आ गया। फिर हमारा आता है री। री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो मूर्धा में क्या आ गया, मूर्धा में री आ गया। अब इसके बाद जो हमारे 11 मूल स्वरों की बात किया था, तो 11 मूल स्वरों में ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मूल स्वर हैं। इन स्वरों को क्या कहा गया है, इनको मूल स्वर। अब इसके बाद हमारा आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में हमारे 4 हैं, ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ और ओ, औ, ये हमारे आते हैं किसमें, ये संयुक्त स्वर में आते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ए जो है ये किससे बना है, ये आ और ई के योग से, गुण के आधार पर ये किससे बना है, ह्रस्व या दीर्घ आ का योग ह्रस्व या दीर्घ ई से होता है, तो ए का निर्माण होता है। और यहां हम जानते हैं कि आ का उच्चारण स्थान कहां है, कंठ है। आ का उच्चारण स्थान और ई का उच्चारण स्थान कहां है, तालु। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ए का उच्चारण स्थान कहां होगा, वह कंठ तालु, या इसे नाम अभी हम देंगे कंठ तालव्य हो जाएगा। और अय जो होता है ये किसके गुण, किसके कारण है, गुण के कारण, गुण संधि, आ और ई का योग ए होता है। और अय जो है ये वृद्धि, वृद्धि संधि, इसमें क्या होता है, ये आ ह्रस्व या दीर्घ का योग ए से होता है, तो ये अय बनता है। और अय का उच्चारण स्थान भी वही क्या होगा, आ कंठ है और ये क्या है, कंठ तालु, तो ये भी किस में जाएगा, ये कंठ तालु में जाएगा। अब ओ की जब हम बात करते हैं तो ये भी किसके कारण, गुण के कारण। और इसका जानते हैं कि इसका योग ह्रस्व या दीर्घ आ का योग ह्रस्व या दीर्घ ऊ से होता है, तब ये ओ बनता है। तो अब
यहां पर हम जानते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। भाई आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का कहां पर है, ओष्ठ पर है। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ में है। तो अब इसका कहां पर हो गया, इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ में हो गया। तो ये तो हमारा हो गया क्या, अब ए ऐ ओ औ, ये हमारे चार जो संयुक्त हैं, और औ जो बनता है ये भी किसके गुण में है, ये वृद्धि के, वृद्धि संधि से, कि आ का योग, ये आ ह्रस्व या दीर्घ आ का योग जब ओ से होता है तो ये औ बनता है, और औ क्या है, ये भी कंठ ओष्ठ में जाएगा, ये भी किस में जाएगा, कंठ ओष्ठ में जाएगा। तो इस तरह मूल स्वर जो हमारे हैं और संयुक्त स्वर, और वैसे भी 11 मूल स्वरों की हम बात करते हैं, और ये 11 मूल स्वर जो हमारे हैं, इन 11 मूल स्वरों में हमने देख लिया कि हमारा इनका उच्चारण स्थान कहां कहां है। अब बचता है किसका, दो, कौन से, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। एक बचता है कौन सा, अनुस्वार। तो हम बात करते हैं किसकी, पहले अनुस्वार। तो अनुस्वार किस में जाएगा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। और विसर्ग की बात करेंगे तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, विसर्ग का उच्चारण स्थान। और इन दोनों को किस नाम से हम जानते हैं, इनको जानते हैं अयोग वाह। तो इस तरह आ से लेकर अह तक के उच्चारण स्थान आ कंठ से है, यहां से आप आ का उच्चारण करिए, देखिए अ यहां कंठ से उसकी उद्गम होता है। उसी तरह ई की बात करेंगे, ई तो जिह्वा हमारी तालु पे जाके स्पर्श करती है, यानी जिह्वा जिन स्थानों को स्पर्श करती है, वायु जिस स्थान को स्पर्श करता है, वहीं से उसका उद्गम स्थान होता है। उसी तरह ऊ का उच्चारण करिए, ऊ अगर ओठ को आप नहीं करेंगे तब तक ऊ नहीं निकल पाएगा। उसी तरह री की बात करेंगे, री तो आप देखिए जिह्वा ऊपर के अगले भाग यानी आगे की तरफ के भाग को स्पर्श करता है, और जो कि कौन सा स्थान है, मूर्धा है। तो ये मूर्धा इसका उद्गम स्थान। उसी तरह जब हम किसकी बात करते हैं, ए ऐ ओ औ, तो ये संयुक्त स्वर हैं, जिन दो स्वरों के योग से मिलकर बने हैं, उन दोनों का उच्चारण स्थान, इनका उद्गम स्थान दोनों को मिलाकर करते हैं। जैसे आ और ई से ए बनता है, तो इसका आ का कंठ और ई का तालु यानी कंठ तालु, नाम होगा कंठ तालव्य वर्ण। ओ की बात करेंगे तो आ कंठ है, ऊ ओष्ठ है, तो इसका ओ का उद्गम स्थान कहां होगा, कंठोष्ठ, और इसका नाम देंगे कंठोष्ठ वर्ण। और ऐ और औ ये वृद्धि के कारण ए के योग से बना, इसलिए ये कंठ तालु में जाएगा। औ जो है वो ओ के योग से वृद्धि करता है, औ बनता है, इसलिए यह कंठ ओष्ठ में जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की, कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान कहां पर है। जब व्यंजन की हम बात करते हैं तो व्यंजन में जैसे 3 खंड की बात हमने की थी, व्यंजन वर्ण में 3 खंड की बात हमने किया था। तो 3 खंड कौन कौन से थे, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये मूल व्यंजन हैं। इनके बाद जितने भी हमारे व्यंजन हैं वह संयुक्त व्यंजन में जाते हैं, और संयुक्त व्यंजन में उनका उद्गम जिन जिन वर्णों का, जैसे संयुक्त स्वर का हमने देखा, वैसे ही व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन का होगा कि जिन जिन व्यंजनों का योग होगा उन्हीं के आधार पर उच्चारण होगा। तो अब
जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इसमें हवा फेफड़े से निकलते हुए जब फेफड़े से बाहर निकलती है तो वह मुख विवर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। और उसका क्रम हमने बताया, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, इन्हीं 6 भागों से होकर वायु बाहर की ओर निकलती है और जिस स्थान पर वो स्पर्श करती है इसीलिए इसका नाम भी दिया गया स्पर्शी व्यंजन। तो इसमें सबसे पहले हम एक एक खंड की बात करते हैं। तो कंठ, सबसे पहला कंठ। कंठ में हमारा का वर्ग आता है। का वर्ग में 5 कौन कौन से? का, खा, गा, घा, गा। फिर कंठ के बाद आता है तालु, उद्गम स्थान तालु। तो तालु में कौन है? तालु में 4 वर्ग है। तालु में कौन सा वर्ग है? चा वर्ग। चा वर्ग के 5 चा, छा, जा, झा और या। उसी तरह बात करते हैं तालु के बाद मूर्धा की। तो मूर्धा में आपका आता है टा वर्ण वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा, ये हमारे किस में जाएंगे? ये मूर्धा में जाएंगे। मूर्धा के बाद तब हमारा आता है किसमें? दांत। दांत, दांत में ता वर्ग। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। दांत के बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ में पा वर्ग। ओष्ठ में कौन है? पा वर्ग। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये तो हमारे 5 जो वर्ग हैं यानी वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन हैं, इनके उच्चारण स्थान यानी का वर्ग के जितने वर्ण हैं वो कंठ, इनका नाम दिया जाता है कंठ के आधार पर। इनको हम कहते हैं कि ये कौन से वर्ण हैं? ये कंठ वर्ण हैं। ये तालव्य वर्ण, इनका नाम दिया जाता है। मूर्धा को मूर्धन्य कहते हैं। दांत को दंत वर्ण कहते हैं और ओष्ठ को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ये तो हमारे कौन से हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। अब इसके बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। भाई ये तो हमारे 25 हो गए। अब 4 हमारे कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अब यहां पर इसको और पूरा कर दें। इसमें आ के बाद क्या आया? का वर्ग। इसमें क्या आया? इसमें चा वर्ग। री, मूर्धा में टा वर्ग। फिर दांत में यहां ऊ है, उसके साथ ता वर्ग। ओष्ठ में कौन आया? सॉरी, यहां पर क्या है? ता वर्ग। और ऊ ओष्ठ में है, इसके साथ क्या आया? इसके साथ पा वर्ग आया। तो ये हमने 5 का विभाजन इस पे भी कर दिया। ये भी आपके पास रहेगा, इससे भी आपको याद करने में सहजता होगी। अभी एक कविता हम लिखवाएंगे, उसको याद कर लीजिएगा। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अंतस्थ की। अंतस्थ में 4 वर्ण कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ये 4 वर्ण हमारे हैं। तो अब या जो होता है और वा, ये 2 वर्ण या और वा, इन दोनों वर्ण या और वा, ये 2 वर्ण इन चारों में
ये दो वर्ण या और वा, इनको एक नाम से और हम जानते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। या और वा को अर्धस्वर, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल से लेके टेट सीटेट में भी पूछा गया है या सुपर टेट में कि अर्धस्वर निम्न में है, तो या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। और कभी क्यों इनको कहते हैं? क्योंकि इनकी ध्वनि कभी स्वर है और कभी व्यंजन है। और या जो होता है, या वर्ण, ये तालु, इसका उद्गम। और जब हम रा की बात करते हैं तो रा क्या है? रा, इसे हम कहते हैं लुंठित। लुंठित क्यों? जिह्वा में तालु से लुढ़क कर जब हम इसका उच्चारण करते हैं रा का, रा, तो ये क्या करता है? तालु में, रा का उच्चारण करिए, तालु में स्पर्श करके लुढ़क जाती है नीचे की ओर। रा का उच्चारण करने में, रा आप उच्चारण करिए, देखिए रा तालु में स्पर्श किया, उसके बाद नीचे लुढ़क जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे लुंठित वर्ण कहते हैं। और ला की जब हम बात करते हैं तो ला क्या है? यह पार्श्विक ध्वनि है। ला को पार्श्विक ध्वनि हम क्यों कहते हैं? उच्चारण में जब हम हवा यानी वायु निकालते हैं, ला, आप देखिए जीभ के पार्श्व यानी जीभ के बगल से वायु निकलती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पार्श्विक कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि। तो अब ये आपका हो गया कौन सा? ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। तो संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे चार वर्ण, कौन कौन से चार व्यंजन? ये चार हैं। तो इन चारों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें कौन सी ध्वनि किस तरह के स्थान से निकलता है? तो ये श जो है ये तालव्य यानी तालु, ये मूर्धा, इसे हम मूर्धन्य सा भी कहते हैं। और ये क्या है? इसका उच्चारण स्थान दंत, वास्तव में इसका उच्चारण स्थान दंत मूल या जिसे हम आप कहते हैं मसूढ़ा। सा का उच्चारण करिए तो सा, आप देखिए दांत के मसूढ़ों पे टकराता है सा, और वो भी निचले दांत के मसूढ़े पे। सा, ऊपरी दांत के मसूढ़े पे आप करेंगे बोल ही नहीं पाएंगे, सा बोल ही नहीं मिलेगा। और निचले मसूढ़े पे ये दंत मूल यानी मसूढ़े पे ये जिह्वा टकराती है सा, तो ये हमारा दंत या दंत मूल मसूढ़ा। और जब हम हा की बात करते हैं तो हा कहां से है? हा कंठ से है। और यह किस प्रकार की ध्वनि है? यह स्वतंत्रीय, स्वरतंत्रीय है। तो अब ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए, उद्गम स्थान की बात किया। अब हम इसी पर एक बार पूरे सभी खंडों को एक साथ लेके हम चलते हैं, जितने भी हमारे हैं आ से लेके हाथ तक सारे वर्ण की बात हम करते हैं। इधर हमारा ये मुख कौकल भी बना है और इधर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा मुख विवर है। ये क्या है? ये हमारा मुख विवर। मुख विवर तो यहां पर ये बना हुआ है, ये ओष्ठ नासिका से लेकर कंठ तक यही हमारा क्या है? ये हमारा मुख विवर या इसी को हम कौकल भी कहते हैं, हमारा यही स्वर तंत्र है। तो ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये क्या है? ये मुख विवर है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कंठ। कंठ में कौन कौन से हैं? आ, अब आ लिख दिया तो आ का ह्रस्व दीर्घ दोनों है। आ है, का वर्ग है, हा है और विसर्ग है।
मुख विवर में क्या है, ये आ का वर्ग हा और विसर्ग है। फिर दूसरा हमारा मुख स्थान कौन सा है, तालु, और तालु में कौन सा है, ई है, चा वर्ग है और सीटी वाला सा। तो ये क्या है, ये हमारा तालव्य वर्ण है। उसके बाद आता है मूर्धा। तीसरा, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा मूर्धा। जब हम मूर्धा की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से हैं, री, टा वर्ग, री है, टा वर्ग है और खा है। इसमें बीच बीच में रा को भी ले लेते हैं री के आधार पर, क्योंकि री का उच्चारण रा से होता है। और फिर चौथा खंड हमारा कौन सा आता है, चौथा खंड दंत। दंत में कौन सा है, दंत में ता वर्ग और सा। दंत में कौन कौन से हैं, ता वर्ग और सा, ये इसका उच्चारण स्थान दंत है। दंत के बाद पांचवा हमारा आता है ओष्ठ। ओष्ठ में ऊ है, पा वर्ग। ओष्ठ में कौन से हैं, ऊ और पा वर्ग। फिर आपका आता है छठा, नासिका, और साथ में मुख। नासिका या मुख में पंचमाक्षर आते हैं, इसमें पंचमाक्षर और अंग। तो पंचमाक्षर में कौन है, जो वर्गीय वर्ण के पांचवें वर्ण हैं, जिसमें आपका आएगा अंगा, या, ण, न और म। इनका उच्चारण स्थान पंचमाक्षर का नासिक के होता है, नासिका से पंचमाक्षर। फिर उसके बाद सातवां स्थान कंठ और तालु। सातवां स्थान कहां से, कंठ, तालु। कंठ और तालु में कौन से आते हैं, इसमें दो स्वर आते हैं, ए और ऐ। फिर आठवां आता है कंठ और ओष्ठ। आठवां आता है कंठ, ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ में कौन सा आता है, ओ और औ। कंठ और ओष्ठ में कौन सा वर्ण आता है, ओ और औ। फिर नौवां आता है दंत और ओष्ठ। नौवां आता है कहां पर, दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ में कौन सा वर्ण है, वा। दंत और ओष्ठ में कौन सा वर्ण है, इसमें वा है। और दसवां और अंतिम आता है कौन सा, दंत मूल। दसवां आता है दंत मूल, जिसे हम आप मसूढ़ा कहते हैं, दंत मूल, मसूढ़ा। और इसी को वत्स वर्ण भी कहा जाता है, इसी को वत्स वर्ण भी कहा जाता है। और इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है रा और ला। तो इस तरह ये हमारा क्या है, ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है। अब इसके आधार पर एक कविता मैं बोल रहा हूं, वो आपको किताबों में भी मिल जाएगा कि अकह विसर्ग कंठ राम, इचयस भी है तालु राम, रिटक्स जानो मूर्धा जी, लितस पुकारो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। तो और नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में।
ये आपका जो उच्चारण का एक कविता है, इसको हम जितने भी आपको ये खंड लेके चल रहे हैं, इन खंडों का हम आपको एक शॉर्ट नोट्स भी दे देंगे। हमारा ऐप है दिनेश सर ऑफिशियल, और उस पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जब आप या हिंदी को आप क्लिक करेंगे, कोर्स कंटेंट में जाएंगे, उसमें टेक्स्ट में जाएंगे, तो वहां पीडीएफ में आपको ये हिंदी के नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के खंड में उच्चारण स्थान और फिर हिंदी के अभी ध्वनि में एक दो वीडियो आपकी चलेगी, ध्वनि में ही एक में अभी आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि हमारा आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न क्या है, उसके आधार पर वर्णों का विभाजन क्या है, वायु प्रक्षेप या वायु की मात्रा के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे मात्रा और व्यंजन का। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।